हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं लाइव प्रोसेस चैप्टर का वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम आज 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन अमीबा। टॉपिक नंबर 2 है सलेवरी ग्लैंड। टॉपिक नंबर 3 है लीवर। और टॉपिक नंबर 4 है पैंक्रियाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा से। प्रोटोजोन्स कैरी आउट होलोजोइक न्यूट्रिशन थ्रू इंट्रासेलुलर डाइजेशन। प्रोटोजोन्स का मतलब होता है अमीबा और पैरामीशियम लाइक ऑर्गेनिजम्स, और होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स को इंजेस्ट करता है, इनटेक करता है और उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करता है। Some protozoans can ingest food particle from any point on the surface, while others have fixed points for the same. तो मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोन में अमीबा, पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब इसमें जो अमीबा है ये अपनी बॉडी सरफेस के किसी भी पार्ट से फूड पार्टिकल्स को इनटेक कर सकता है, लेकिन पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स के पास बॉडी में एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से ये फूड इनटेक कर सकते हैं। अब अमीबा के लिए जो फूड होता है वो एल्गी, बैक्टीरिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इनको इनगल्फ करने के लिए, इनको इनटेक करने के लिए अमीबा की बॉडी में टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं जिनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। पैरामीशियम के थ्रू आउट बॉडी सरफेस में हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं जिसको बोलते हैं सीलिया, और सीलिया जैसे ही किसी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आती है तो सीलिया में बीटिंग स्टार्ट हो जाता है, जिससे वाटर करंट के थ्रू फूड पार्टिकल उसके माउथ वाले पार्ट में, जिसको साइक्लोस्टोम बोलते हैं, वहाँ से एंटर कर जाता है। तो इस तरह से फूड पार्टिकल पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल बाई अ सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। यानी कि अमीबा या फिर पैरामीशियम या किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब कोई फूड पार्टिकल इनटेक किया जाता है और उसका इंजेशन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। एज सुन एज अमीबा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ फूड पार्टिकल ऑफ प्रे, इट थ्रोज स्यूडोपोडिया ऑल अराउंड द फूड और प्रे। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो अमीबा जो उसका स्यूडोपोडिया डेवलप हुआ है वो उस फूड या प्रे के अराउंड क्या करेगा? कवर कर लेगा। द टिप्स ऑफ इनसर्कलिंग स्यूडोपोडिया फ्यूज एंड द प्रे कम्स टू लाई इन अ वेसाइकल और फैगोसोम। अब जो स्यूडोपोडिया आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब ये इनसर्कल कर लेगा फूड को तो अब इसे क्या बोलेंगे? फैगोसोम बोलेंगे। दिस मैथड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड सर्कमवैलेशन। और ये जो तरीका हुआ जिसकी हम अभी बात कर रहे थे इसको बोलते हैं सर्कमवैलेशन। इसके अलावा अगर हम 10th के सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन अगर हायर स्टडीज़ में देखें तो अमीबा दूसरे भी और मेथड्स से, जैसे कि सर्कमफ्लुएंस हो गया, इंपोर्ट हो गया, इन्वेजिनेशन हो गया, इन सब से भी फूड को इंजेस्ट कर सकती है। ये जो साइड में डायग्राम देख रहे हैं आप, ये देखिए पैरामीशियम का है, 9th क्लास में भी था ये। और आप यहाँ देख सकते हैं फूड का एंट्री, सेल, माउथ, साइटोस्टोम, और डाइजेशन होने के बाद वेस्ट पार्ट कहाँ से निकलता है? साइटोप्रोक्ट से। तो ये 2 नेम आपको याद रखने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ न्यूक्लियस जो है 2 हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस है और एक मैक्रो न्यूक्लियस है। अब इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, उसका क्या मतलब है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल begins with an anterior opening the mouth and it opens out posteriorly through the anus। यानी कि अगर आपसे कहें कि
एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज़ अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके डिफरेंट पार्ट्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स वो पार्ट है जहाँ हमारा फूड पाइप और जो विंड पाइप है वो दोनों ही ओपन होते हैं। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे जा कर के स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आप देख सकते हैं। ये एक यू शेप पार्ट है, इसको बोलते हैं डिओडिनम। डिओडिनम के बाद आप देखिए ये इस तरह से पूरा इंटेंगल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोल दिया जेजुनम और एक को बोल दिया इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में हो गई? 3 पार्ट में। नंबर 1 डिओडिनम, नंबर 2 जेजुनम और नंबर 3 इलियम। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले है सीकम, उसके बाद है कॉलन और सबसे लास्ट है रेक्टम। अब इसमें से सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है कॉलन। तो कॉलन जो है आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड यू शेप इसको बोला जा सकता है। ये असेंडिंग पार्ट हो गया और ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया और ये ट्रांसवर्स। तो कॉलन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। अब जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं ये एज इट इज़ एनसीईआरटी से मैंने नहीं लिया है, 10th की एनसीईआरटी से नहीं लिया है, थोड़ा सा डिटेल में है। 10th एनसीईआरटी में जितनी भी बातें हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। कुछ हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिए हैं क्योंकि दिनेश प्रदीप जैसी बुक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओरल कैविटी, अब आपने डायग्राम क्योंकि देख लिया है तो हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, तो विदाउट डायग्राम भी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। अच्छा, इसके अलावा यहाँ देख लीजिए आप, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, अभी तो हमने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट देखा, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी देख लीजिए एक एक करके। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड के तीन जगह पर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। कहाँ? एक आप देख सकते हैं ईयर के पास पैरोटिड ग्लैंड, फिर इसके बाद आप देखिए टंग के नीचे और नेक के पास सबलिंगुअल। तो एक हो गया पैरोटिड, एक हो गया सब मैक्सिलरी और एक हो गया सबलिंगुअल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सैलिवरी ग्लैंड के कितने टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स हो जाएंगे, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। फिर इसके बाद देखिए लीवर। लीवर के 2 पार्ट आप देख सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड लीवर, और इसके साथ ही एक आप ये बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर। फिर इसके बाद पैंक्रियाज आप देख सकते हैं, पैंक्रियाज स्टमक के नीचे है और ड्यूरिनम के बीच में है। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम एक एक पॉइंट जो यहाँ दिया है इस पर डिटेल से बात करते हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स which serves as a common passage for food and air. The esophagus and the trachea open into the pharynx. इसकी बात पहले ही हो गई है, डायग्राम में अभी आपको बताया था कि pharynx वो पार्ट है जहाँ फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही ओपन होती हैं। A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis, opening of the wind pipe during swallowing. तो देखिए जब हम खाना खा रहे होंगे तब, क्योंकि मैंने बताया कि खाना तो कहाँ से होके जाएगा, फेरिंग्स से होके जाएगा, और फेरिंग्स तो वो जगह है जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही ओपन हो रही हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं विंड पाइप से फूड हमारे लंग्स की तरफ चला जाए। इसलिए जब हम खाना खा रहे होंगे, जब निगल रहे होंगे, जब हम फूड को स्वॉलो कर रहे होंगे, उस टाइम पे जो विंड पाइप है वो कवर्ड हो जाता है। और किससे? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक
thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach. अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आए हैं, कुछ टर्म्स हैं। इसमें थॉरेक्स और डायफ्राम है। देखिए हमारे बॉडी में सबसे ऊपर तो हेड है, हेड के बाद जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है उसे बोलते हैं थॉरेक्स, और चेस्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन। यानी कि जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है उसमें सबसे पहले तो हेड आ गया, हेड के नीचे फिर क्या है, फिर थॉरेक्स वाला पार्ट हो गया, और थॉरेक्स के नीचे क्या है, एब्डोमेन है। अब हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है जिसको मैं थॉरेक्स बोल रहा हूँ, और जो एब्डोमेन है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए होता है डायफ्राम। तो आप सीक्वेंस समझ गए। तो हम कह रहे हैं कि जो ईसोफेगस है ये क्या करता है, ये नेक, थॉरेक्स और डायफ्राम से होता हुआ जे से बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टमक। अब ध्यान रखिएगा, जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं उसके बाद अगर हमें उल्टा लटका दिया जाए तो क्या ऐसा होगा कि सारा खाना मुंह से बाहर आ जाएगा? नहीं होता ऐसा। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि फूड स्टमक में चला तो गया है, लेकिन फूड वहाँ जाते ही ईसोफेगस और स्टमक के जहाँ जंक्शन वाला पॉइंट, वहाँ जो मस्कुलर स्फिंक्टर है, ये कहिए कि वहाँ मसल्स होती हैं स्पेशल टाइप की, जिनको हमने नाम क्या दिया, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए है, स्टमक के लिए है, और ईसोफेगस से ईसोफेगस आ गया। तो ये जो गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर है ये प्रिवेंट करता है फूड को बाहर आने से। अब आप कहेंगे कि वॉमिटिंग के टाइम पे फिर कैसे आ जाता है? हाँ, तो वॉमिटिंग के टाइम पे जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं उनका मूवमेंट होता है। बाकी नॉर्मली जब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे या उल्टा लटक जाएं तो उस टाइम पे फूड बाहर नहीं आ सकता। अब देखिए, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन। तो हमारी बॉडी जो है उसके लेफ्ट पार्ट में स्टमक लोकेटेड है, लेकिन जो बुक में डायग्राम है उसमें तो क्या है, राइट साइड पे है। तो अब आप समझ सकते हैं बुक वाला जो डायग्राम है वो इस तरह से बनाया हुआ है कि आप के सामने कोई पर्सन हो तो उस पर जो आपका राइट हैंड साइड है वो उस पर्सन का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अब देखिए स्टमक के भी 3 पार्ट हैं इस डायग्राम में। आप देखिए ईसोफेगस जहाँ पे जाके ओपन होता है वो पार्ट होता है कार्डियक, और कार्डियक के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, फंडस, और जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ है उसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। 3 पार्ट हो गए, स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। अब ये जो अभी हम बता रहे हैं टर्म्स के बारे में, ये 10th NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ भी नहीं है समझने में, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। ये बात पहले ही हो चुकी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। उसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, यू शेप्ड डिओडिनम। उसके बाद लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन होता है जेजुनम, और हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडिनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ध्यान दीजिए, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो स्टमक है उसके दोनों तरफ स्फिंक्टर मसल्स हैं, उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ईसोफेगस में ओपन होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्फिंक्टर ईसोफेगस और स्टमक के बीच में था उसको क्या नाम दिया था, उसको नाम दिया था गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। और वो वाला स्फिंक्टर यानी वो दरवाज़ा जो किसके बीच में है, डिओडिनम और स्टमक के बीच में, उसको क्या नाम दिया है, तो क्योंकि देखिए स्टमक के पाइलोरिक वाले पार्ट में है ना ये, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बाद इलियम ओपन्स इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन, रेक्टम। इसकी भी बात पहले हो गई है। सीकम इज अ स्मॉल blind sac which hosts some symbiotic organism. A narrow finger-like tubular projection, the superior part vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. अब यहाँ ध्यान दीजिए, सीकम तो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, और वहाँ पे क्या होता है,
बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इकोलाई, यानी कि ये बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे होते हैं। और यहीं पे एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, और इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये क्या है? ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है ये ऐसे ऑर्गन हैं जो हम लोग मैमल्स हैं, तो हमारे ही कैटेगरी के जो दूसरे मैमल्स हैं, हम मैमल्स हैं, और मैमल्स वाली कैटेगरी में जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अपेंडिक्स जो है वो तो फंक्शनिंग है, लेकिन हमारी बॉडी में नहीं है। मतलब कोई ऐसा बॉडी पार्ट जो एवोल्यूशनरी क्लोज स्पीसीज़ में तो वर्किंग होता है, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में वर्किंग नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो सीधा सा मतलब ये है कि ये जो ऑर्गन है ये हो सकता है हमारे जो एंसेस्टर रहे हों। एंसेस्टर का मतलब ये नहीं है कि 4-5 जनरेशन पहले की बात चल रही है। एंसेस्टर का मतलब है मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर। तो जो हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे शायद उनकी बॉडी में ये पार्ट जो था अपेंडिक्स वर्किंग रहा होगा, लेकिन हमारी बॉडी में ये वर्किंग नहीं है, ये फंक्शनिंग नहीं है। तो इसलिए ऐसे बॉडी पार्ट्स को जो हमारे बॉडी में तो हैं लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है प्रेजेंट टाइम में, उन्हें क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। और ये जो पार्ट्स हैं ये जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें फंक्शनिंग है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा जो पिना हो गया, एक्सटर्नल ईयर, तो इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं हमारी बॉडी में, लेकिन आप देखेंगे कि एलिफेंट हो गया या कैटल्स हो गए, उनमें ये फंक्शनिंग है, वो अपने पिना को मूव करा सकते हैं और उसकी हेल्प से वो उनके पास आसपास जो भी इंसेक्ट रहते हैं उनको भगा देते हैं। तो इस तरह से जो अपेंडिक्स है वो भी इनमें, ये जो ऑर्गेनिज्म जिनका मैंने अभी बताया एलिफेंट और कैटल्स वगैरह, तो कैटल्स में अपेंडिक्स फंक्शनिंग है। अब आगे बात करते हैं। द सीकम ओपन्स इनटू द कॉलन। द कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एन असेंडिंग, अ ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग पार्ट। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं इस पर। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। ये भी डायग्राम में क्लियर था। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। तो ये नाम याद रखना है कि म्यूकोसा क्या है। एलिमेंट्री कैनाल का अगर एक ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो जो सबसे इनर वाला लेयर होगा उसको बोलेंगे म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक। और ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये सर्कुलर नहीं होता है, इसमें इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं, और ये जो इरेगुलर फोल्ड्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं, विली। और जो विली है आप इस डायग्राम में देखिए, विली में भी आप देखिए ब्रश जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोविली। तो इस विली और माइक्रोविली की वजह से जो सरफेस एरिया होता है किसका? इनर ल्यूमेन वाले पार्ट का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा हुआ है? जिससे कि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, जो फूड डाइजेस्ट होगा उसको एब्जॉर्ब भी करना है, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessels called the lacteal। अब आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि विली के अंदर पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है, जिसमें आप रेड वाली जो वेसल्स देख रहे हैं ये क्या हैं? ये तो हो गई आर्टरी। आर्टरी के बाद येलो कलर से बना रखा है लैक्टियल्स को, और जो ब्लू कलर से हैं ये क्या हैं? वेन्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में आर्टरी वेन दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं, और जहाँ जहाँ आर्टरी वेन है साथ साथ में क्या रहता है? साथ साथ में रहता है लिम्फैटिक वेसल्स। और जो लिम्फैटिक वेसल्स हैं उन्हीं की उसी का ये पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? तो देखिए, हमारे फूड में जो फैट
हमारे फूड में मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है। तो जो फैट के जिन मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं उनका साइज़ होता है ज़्यादा। वो ज़्यादा साइज़ होने की वजह से डायरेक्टली कैपिलरीज में नहीं एब्जॉर्ब हो सकता। कैपिलरीज क्या है? आर्टरी और वेन की जो माइन्यूट ब्रांचेज हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज। आर्टरी और वेन की जो माइन्यूट ब्रांचेज हैं उनको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्योंकि माइन्यूट हैं तो वहाँ पे फैट के ये जो पार्टिकल्स है डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनको क्या किया जाता है? उनको लिम्फैटिक वेसल्स में, जिसका क्या नाम है? लैक्टियल में पहले इनटेक कराया जाता है और उसके बाद लैक्टियल के थ्रू आगे जाकर के लैक्टियल कहाँ जाके ज्वाइन होगा? जो लार्ज आर्टरी और वेन है वहाँ। तो पहले आप ये एक तरह से बाईपास हम कर रहे हैं, हमने लैक्टियल के थ्रू फैट को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद फाइनली हम कहाँ जा कर के डाल रहे हैं? ब्लड वेसल्स में यानी कि आर्टरी वेन में। तो ये इसका फंक्शन है। फिर आगे देखते हैं विली आर सप्लाइड, ये तो हो गई बात। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सेक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। अब ये जो आप विली के सरफेस में जो सेल्स देख रहे हैं ना, जिनको क्या बोला? एंटेरोसाइट, ये क्या करते हैं? ये इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, इनको क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, इन ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड क्रिप्ट्स का मतलब गड्ढा, क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विली। देखिए आप यहाँ पे दो विली के बीच में आप देख रहे हैं ये गड्ढे जैसा, इन्हें क्या बोलते हैं? क्रिप्ट। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटेस्टाइन में। तो ये होगी बात। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। अभी किसकी बात चल रही थी? अभी बात चल रही थी एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल को हमने पूरा इसका डिटेल्ड डिस्कशन देखा। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो जैसे कि पहले ही बता दिया मैंने कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम तीन ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमने आपको बताया कि इसके टोटल 3 लोकेशन हैं और हर लोकेशन पे ये पेयर में हैं। तो इस तरह से टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो 3 पेयर्स हैं। कौन कौन से? नाम पहले बताया जा चुका है। चिक के पास या ईयर के पास कौन सी है? उसका नाम है पैरोटिड। उसके बाद हमारा जो लोअर जॉ है वहाँ पे कौन सी है? उसका नाम है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। और उसके बाद टंग के पास जो है उसका नाम क्या है? सब लिंगुअल। इनका लोकेशन आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपना, देखिए ग्लैंड्स 2 टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर मटेरियल थ्रू डक्ट, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच डू नॉट हैव डक्ट्स। मतलब ये हुआ एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना मटेरियल डक्ट के थ्रू सिक्रीट करेंगे। आप देख सकते हैं डक्ट बनी हुई पैरोटिड में। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती हैं जो विदाउट डक्ट अपना मटेरियल नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू सिक्रीट करेंगे। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। तो जो हमारा बकल कैविटी है उसके बिल्कुल आउटसाइड में होगा। सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। तो ये तो हो गई बात सलाइवरी ग्लैंड की। अब बात करते हैं लीवर की। तो जो लीवर है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट कितना होता है? 1.2 to 1.5 kg। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? बिल्कुल हमारे एब्डोमेन में राइट साइड में, बिल्कुल डायफ्राम के नीचे। और इसके 2 लोब्स तो मैंने ऊपर आपको दिखाई दिया था डायग्राम में। अब ध्यान दीजिए, लीवर जिन सेल्स से बना होता है उन सेल्स को हमने नाम दिया है हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक वर्ड लीवर के लिए है। गैस्ट्रिक वर्ड किसके लिए है? गैस्ट्रिक स्टमक के लिए है। और कार्डियक वर्ड किसके लिए है? ये हार्ट के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि जो बाइल है, बाइल जूस, ये कहाँ से सिक्रीट होगा? ये लीवर की हिपैटिक सेल्स से सिक्रीट होगा। और जो सारा बाइल है वो किस डक्ट के थ्रू
पास हो रहा है उसका नाम है हिपैटिक डक्ट। और ये स्टोर कहाँ हो रहा है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। तो ऐसे समझिए आप कि बाइल जूस एक पूरे लीवर से बन रहा है और वहाँ से आ करके स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। तो जो डक्ट पूरे लीवर के बाइल जूस को कलेक्ट करके ला रही है उसका तो नाम है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, सॉरी, जो डक्ट पूरे लीवर से बाइल जूस को कलेक्ट करके ला रही है उसका तो नाम क्या है, हिपैटिक डक्ट। और जो डक्ट गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को ले जा रही है उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट मिल करके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत क्लियर है। ये डक्ट्स फ्रॉम लीवर, इनका नाम क्या हो जाएगा, हिपैटिक डक्ट। और डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस्टिक डक्ट। और ये दोनों ज्वाइन होकर के क्या बना रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट। फिर आप देखिए ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जा रही है और किससे जाके ज्वाइन कर रही है, तो पैंक्रियाज से भी डक्ट बन रहा है। इसको क्या बोल दिया, पैंक्रियाटिक डक्ट। और पैंक्रियाटिक डक्ट और जो बाइल डक्ट है ये दोनों ज्वाइन हो करके फिर क्या बना रहे हैं, एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं। तो इसको क्या नाम दिया जाए, अब क्योंकि इसमें लीवर और पैंक्रियाज दोनों का ही रोल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होगा, एक गेट जैसा कह सकते हैं। ये मसल्स होती हैं जो कि इसको क्लोज कर देती हैं इस पाथ को। तो इसको नाम क्या दिया हमने, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो ये तो हो गई किसकी बात, लीवर की। अब बात करते हैं पैंक्रियाज की बात। द पैंक्रियाज इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब ध्यान से सुनिए, अभी मैंने क्या बताया कि ग्लैंड दो टाइप का होती हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। तो सैलिवरी ग्लैंड कैसी है, तो एक्सोक्राइन है। लीवर कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है। लेकिन पैंक्रियाज कैसी है, इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन है। मैक्सिमम पार्ट इसका एक्सोक्राइन होता है और थोड़ा सा पार्ट इसका क्या होता है, एंडोक्राइन होता है। तो इस तरह से पैंक्रियाज क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, ये एक कंपाउंड ग्लैंड हो गई। अब जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होगा वहाँ से क्या सिक्रीट होगा, वहाँ से सिक्रीट होता है पैंक्रियाटिक जूस। और ये कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है वहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट करती है। और हार्मोन्स के क्या नाम है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इनका फंक्शन और पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन, इनका पूरा स्ट्रक्चर ही हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं, बुक में आपका दिया हुआ है एक्टिविटी 6.3। तो चलिए इसको देख लेते हैं। टेक 1 ml। अच्छा, इस एक्टिविटी के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब स्टार्च का रिएक्शन आयोडीन के साथ होता है तो कलर क्या आता है, ब्लूज ब्लैक। ये पहले भी बताया जा चुका है, पहले जो एक्टिविटी हमने की थी वहाँ भी ये बात आई थी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठा के रखना कि स्टार्च प्लस आयोडीन गिव्स ब्लूइश ब्लैक कलर। चलिए अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B। आप डायग्राम में देख सकते हैं हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया है A एंड B, और दोनों में हमने 1 ml सॉल्यूशन लेना है। 1 ml सॉल्यूशन के ब्रैकेट में 1% दे रखा है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम 100 ml वाटर में 1 ग्राम स्टार्च ऐड कर दें, या ये कहेंगे 100 ml वाटर में अगर हम 1 ml स्टार्च ऐड कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, 1% सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए में हमें ऐड करना है सलाइवा। सलाइवा कहाँ बनता है, माउथ में। माउथ में जो आपके वाटर बन रहा है जिसको हम थूक बोलते हैं, उसको डाल देना है किस में, टेस्ट ट्यूब ए में। अब 20 से 30 मिनट के लिए इसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड में
एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज। और ये करता क्या है, ये जब हम खाना खाते हैं तो खाते खाते जब उसे मैस्टिकेट करते हैं यानी चबाते हैं, उस टाइम पे हमारे फूड में जो स्टार्च है, स्टार्च एमाइलेज उसे डाइजेस्ट कर देता है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। यानी कि अगर हम अब ऐसा तभी होगा जब हम कुछ टाइम के लिए माउथ में मैस्टिकेट करें, ऐसे नहीं कि जल्दी से लिया और खा लिया और डाइजेस्ट भी हो जाएगा। जल्दी से अगर आपने खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको इस एक्टिविटी के पहले पता होना चाहिए, क्या कि सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, और ये क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट। तो अब देखिए, अगर टेस्ट ट्यूब ए में आपने सलाइवा डाल दिया है तो इससे क्या होगा, ये सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज और ये स्टार्च को कर देगा डाइजेस्ट। तो अब 30 मिनट बाद क्या टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च बचेगा, नहीं बचेगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कुछ टाइम बाद कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा, क्योंकि उसमें हमने सलाइवा डाल दिया था। और टेस्ट ट्यूब बी में क्योंकि सलाइवा नहीं डाला था तो जो उसका स्टार्च था वो एज इट इज़ है, और वो एज इट इज़ रहेगा। तो जैसे ही आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या कलर आ जाएगा, ब्लूइश ब्लैक कलर आ जाएगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो अभी आगे क्या बोल रहे हैं, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। तो भाई जिसमें हमने सलाइवा डाला था उसमें कलर चेंज होगा। What does this indicate about the presence or absence of starch in the two test tubes? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने सलाइवा ऐड किया था उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। What does this tell about the action of saliva on starch? तो ये बता रहा है कि भाई स्टार्च में जो सलाइवा है स्टार्च को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, किस में, ग्लूकोज में। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी हमने यहाँ पे ख़त्म कर ली। तो अब ये जो ह्यूमन डाइजेशन वाला पार्ट है, अभी हमने इसमें केवल जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनकी बात की है। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम डाइजेशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो हालांकि एनसीईआरटी में केवल 2 पेज में ही सारी चीज़ दे रखी हैं, लेकिन इसको क्योंकि जो बाकी रेफरेंस बुक है उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है, इसलिए हमने भी इसको काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं, हम उसे क्लियर करेंगे। थैंक यू।